बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है डिक्लेरेटरी डिक्रीज। इसके रिलेवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। अब सेक्शन 42 कहता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, यानी कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए किसी के राइट को डिक्लेयर कर देगी या किसी के स्टेटस को डिक्लेयर कर देगी। Any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief। इसमें कहता है कि अगर किसी भी बंदे का किसी भी प्रॉपर्टी पे राइट है तो वो बंदा किसी ऐसे शख्स पर सूट फाइल कर सकता है जो उस बंदे के टाइटल को डिनाई कर रहा है, और कोर्ट भी अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए उस बंदे के टाइटल को डिक्लेयर कर देती है, और प्लेंटिफ को इस तरह के सूट में फर्दर रिलीफ की ज़रूरत नहीं होगी। यानी यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन ही काफ़ी है, फर्दर रिलीफ की ज़रूरत नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर आपकी एक प्रॉपर्टी है या कोई आपका लीगल कैरेक्टर है और उस पे आपका राइट है, यानी आप उस प्रॉपर्टी से इंटाइटल्ड हो, लेकिन कोई और बंदा आपके इस राइट को डिनाई कर रहा है या फिर वो बंदा ये कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट में जाके इस सेक्शन के तहत सेक्शन 42 के तहत कोर्ट में जाके ये डिक्लेयर करवा सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और जो अगला बंदा है वो इसको डिनाई कर रहा है और वो इस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस रिलीफ की ज़रूरत है डिक्लेरेशन की, यानी कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पर आपको फर्दर रिलीफ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ डिक्लेरेशन ही काफ़ी है आपके रिलीफ के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बार टू सच डिक्लेरेशन, यानी ये डिक्लेरेशन का कोर्ट कब नहीं देगी। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट शैल मेक एनी डिक्लेरेशन वेयर प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन मेरे डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू सो। ऊपर कह रहा था कि सिर्फ डिक्लेरेशन ही काफ़ी है, फर्दर रिलीफ की ज़रूरत नहीं, लेकिन बार टू सच डिक्लेरेशन इसमें ये कह रहा है कि लेकिन अगर प्लेंटिफ को डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के अलावा फर्दर रिलीफ की भी ज़रूरत हो तो वहाँ पर कोर्ट इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं सुनाएगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया है और आपका टाइटल भी वायलेट हो गया है, यानी आपकी प्रॉपर्टी है और कोई उस पे कब्जा करके बैठा है और वो उस प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ सेक्शन 42 के तहत जाते हो, सिर्फ ये डिक्लेयर करवाते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये रिलीफ आपके लिए काफी नहीं है। यानी आपके लिए डिक्लेरेशन तो हो गई लेकिन पोजीशन तो अभी भी उस बंदे के पास है, तो यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन काफी नहीं है, यहाँ पर आपको फर्दर रिलीफ की भी जरूरत है पोजीशन वापस लेने के लिए। डिक्लेरेशन एक अलग चीज है और रिलीफ हासिल करना एक अलग चीज है। तो वहां पर आप एक तो सूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल करोगे सेक्शन 42 के तहत, यानी ये प्रॉपर्टी मुझे डिक्लेयर कर दो। उसके अलावा आप परमानेंट इंजंक्शन के लिए भी सूट फाइल करोगे, यानी सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें परपेचुअल इंजंक्शन या फिर परमानेंट इंजंक्शन, यानी उस बंदे को हमेशा के लिए इंजंक्शन लगा दी जाएगी कि यहाँ पर आप वापस नहीं आओ, यानी उससे पोजीशन वापस ली जाएगी। और इंजंक्शन कोर्ट्स ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू, यानी कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि आप इस प्रॉपर्टी पे वापस नहीं आओ। तो अब इस सारे का मकसद अगर मैं आपको बताऊं तो डिक्लेरेशन, अगर कोई भी बंदा आपके राइट को वायलेट कर रहा है, यानी आपकी प्रॉपर्टी है और कोई बंदा उस प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है, तो वहाँ पर आप जाके इस सेक्शन के तहत डिक्लेरेशन हासिल कर सकते हैं और कोर्ट डिक्लेरेशन देगी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन डिक्लेरेशन कोर्ट तब देगी जब आपके लिए सिर्फ डिक्लेरेशन ही काफी हो, आपको फर्दर रिलीफ की जरूरत ना हो। फिर कहता है बार टू सच डिक्लेरेशन, लेकिन अगर आपको फर्दर रिलीफ की भी जरूरत है, सिर्फ डिक्लेरेशन से आपको रिलीफ प्रोवाइड नहीं हो रहा और आप फर्दर रिलीफ हासिल करने के भी काबिल हो, तो वहां पर कोर्ट जो है सिर्फ डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं करेगी जहां पर आपको फर्दर रिलीफ की जरूरत हो। इसका मैंने आपको मिसाल बताया। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है, आपकी प्रॉपर्टी को अपनी बता रहा है, तो वहां पर सिर्फ आप
डिक्लेरेशन नहीं ले सकते। डिक्लेरेशन के अलावा आप फर्दर रिलीफ भी मांग सकते हो, यानी आप परमानेंट इंजंक्शन भी मांग सकते हो कि इस बंदे को हमेशा के लिए रोका जाए कि ये यहाँ पर आइंदा ना आए। तो कोर्ट एक तो ये डिक्लेयर कर देगी कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, और उसके बाद सेक्शन 54 के तहत उस बंदे को निकाल देगी, ऑर्डर कर देगी कि यहाँ से निकलो, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज ए पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई ए टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड फॉर होम इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी ए ट्रस्टी। ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है, वो किसी ऐसे बंदे के टाइटल को डिनाई कर सकता है जो अभी तक मौजूद ही नहीं, लेकिन अगर वो बंदा एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो ये बंदा उसका ट्रस्टी बन जाएगा। अब जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और कोई बंदा डिनाई कर रहा है तो आप डिक्लेरेशन हासिल कर सकते हो उसके खिलाफ। लेकिन एक्सप्लेनेशन में ये कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है और जिसके लिए वो ट्रस्टी है वो अभी तक मौजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो बंदा उसके टाइटल को डिनाई कर सकता है। वो ट्रस्टी ये कह सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर जिसका वो ट्रस्टी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो ये बंदा उसका ट्रस्टी बन जाएगा, फिर वो उसके राइट को डिनाई नहीं कर सकता। अब ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज ए लीगल डिवाइस यूज्ड टू मैनेज रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश्ड बाय वन पर्सन यानी ग्रांटर फॉर बेनिफिट ऑफ एन अदर पर्सन फॉर बेनिफिशियरी। अब ट्रस्ट यानी अगर किसी की भी प्रॉपर्टी कोई बंदा मैनेज कर रहा है तो वो होगा ट्रस्टी, और जिसने उसको प्रॉपर्टी दी है वो ग्रांटर है, और जिसके लिए उसने वो प्रॉपर्टी दी है वो बेनिफिशियरी है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो एक ट्रस्टी को प्रॉपर्टी देता है, ये कहता है कि जब मेरा ये बेटा पैदा हो तो ये प्रॉपर्टी आप उसको दे देना। अब जिस बंदे ने प्रॉपर्टी दी वो है ग्रांटर, और जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है यानी जिसके कब्जे में है वो है ट्रस्टी, और जिसके लिए है यानी उसका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ, बेटा पैदा होने वाला है, वो है बेनिफिशियरी। तो एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि जब तक उसका बेटा पैदा नहीं होता यानी एग्जिस्टेंस में नहीं आता तब तक ट्रस्टी उसके राइट को डिनाई कर सकता है, उसके खिलाफ डिक्लेरेशन नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर वो बंदा एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो ये उसका ट्रस्टी होगा। अब हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अब पहली इलस्ट्रेशन है, इसमें यह कहता है कि एक के कब्जे में एक ज़मीन है जो कि लाफुल है, और उसके पड़ोस वाले जो गांव वाले हैं वो उस ज़मीन से रास्ता क्लेम करते हैं, यानी ये कहते हैं कि हम इस ज़मीन से आ जा सकते हैं, ये हमारा राइट है। हालांकि उनका राइट नहीं है। तो ए जो है इस सेक्शन के तहत डिक्लेरेशन हासिल कर सकता है कि उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो इस ज़मीन से आ जा सकें। और दूसरा एग्जाम्पल है कि ए जो है अपनी ज़मीन बी को सेल करता है, और ए जो ज़मीन सेल करता है उसका सिर्फ उस पे लाइफ इंटरेस्ट होता है, और ए के बाद वो ज़मीन सी की होने वाली है। सी जो है रिवर्जनर है, तो ये जो सेल की गई है ये सी के अगेंस्ट इनवैलिड है जो कि रिवर्जनर है। तो कोर्ट में सी जाके ए और बी के खिलाफ डिक्लेरेशन हासिल कर सकता है। यानी ए की एक प्रॉपर्टी है जिसके वो लाइफ इंटरेस्ट यानी टेनेंट फॉर लाइफ है, वो लाइफ टाइम उसको इस्तेमाल कर सकता है, और ए के बाद वो प्रॉपर्टी सी की होने वाली है जो कि रिवर्जनर है। रिवर्जनर यानी द पर्सन हु हैज राइट टू फ्यूचर एंजॉयमेंट करंटली होल्ड बाय एन अदर, यानी ऐसा पर्सन जिसको उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए फ्यूचर में वो एंजॉयमेंट मिलेगी, लेकिन अभी वो दूसरे के कब्जे में है। तो वो प्रॉपर्टी ए के कब्जे में है और ए के बाद वो सी की होने वाली है, लेकिन वो ए जो है बी को सेल करता है। तो यहाँ पर जो सी है जो रिवर्जनर है वो ए और बी के खिलाफ डिक्लेरेशन हासिल कर सकता है कोर्ट से। एक और एग्जाम्पल है जिसमें ए के कब्जे में एक प्रॉपर्टी है और बी ये क्लेम कर रहा है कि मैं इसका ओनर हूँ, और वो ए को कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर कर दो। तो ए यहाँ पर उसके खिलाफ डिक्लेरेशन हासिल कर सकता है, ए के पास ये राइट है। अब सेक्शन 43 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। ए डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट person claiming through them respectively, and where any of the parties are trustee on the persons for whom if in the existence at the date of the declaration such parties would be trustees। डिक्लेरेशन जो कि इस चैप्टर के तहत दी गई वो सिर्फ उन्हीं पार्टीज के लिए बाइंडिंग होंगी जो उस सूट में शामिल हैं, या उन पार्टीज के थ्रू जो क्लेम कर रहे हैं उन पे बाइंडिंग होगी। और ये डिक्लेरेशन ट्रस्टीज
के लिए भी बाइंडिंग होगी जिन लोगों के लिए वो ट्रस्टीज के तौर पर मौजूद हैं। इस सेक्शन में ये कहता है कि डिक्लेरेशन का इफेक्ट किस कौन कौन से पर्सन्स पे होगा। तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो पार्टीज सूट में शामिल हैं उन पे इस डिक्लेरेशन का इफेक्ट होगा या उन पे ये बाइंडिंग होगी, या फिर उन पार्टीज पे जो कि उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं, और ट्रस्टीज के लिए भी बाइंडिंग होगी जिन लोगों के लिए वो ट्रस्टी के तौर पर मौजूद हैं। अब इसमें भी एक डिक्लेरेशन दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि ए एक हिंदू है और बी उसकी वाइफ और बी की जो मदर है वो डिफेंडेंट हैं। तो ए कोर्ट में जाता है डिक्लेरेशन के लिए, ये डिक्लेयर करवाता है कि उसकी जो मैरिज हुई थी वो ड्यूली सोलमनाइज्ड यानी वाजिब तरीके से हुई थी, और वो अपने कंजुगल राइट्स का आर्डर भी कोर्ट में मांगने जाता है। कंजुगल राइट्स यानी शादीशुदा लोगों के जो राइट्स होते हैं वो भी मांगता है। तो कोर्ट उसको ये डिक्लेयर कर देती है कि ये जो बी है वो ए की वाइफ है और इनकी जो शादी हुई थी वो वाजिब मुनासिब तरीके से हुई थी जैसे होती है, और बी ए की रियल में वाइफ है। अब ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया और ये आर्डर भी दे दिया बी को कि आप जाके ए के साथ रहें और उनके जो कंजुगल राइट्स हैं शादीशुदा लोगों के वो आप जाके उनके साथ रहें। तो ये एक फैसला हो गया। बाद में सी आता है और वो क्लेम करता है कि जो बी है वो सी की वाइफ है, और वो सी ए पे केस करता है कि वो उसकी वाइफ उसको रिकवर कर दे जो कि बी वाइफ है। अब जो डिक्लेरेशन फार्मर सूट में दी गई थी उसका कोई भी असर सी पे नहीं होगा, यानी जो पहले फैसला हुआ था जिसमें कोर्ट ने बी को ए की वाइफ डिक्लेयर कर दिया था, अब वो एक अलग सूट थी, उसका सी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और ये सी की एक अलग सूट है। अब इस डेफिनेशन में कहा गया था कि बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट, यानी जो सूट में पार्टीज हैं उन पे ही बाइंडिंग होगी, यानी सूट में जो पार्टीज थी वो ए थी और बी थी और उसकी मदर थी, अब इन पे ही बाइंडिंग होगी। सूट में सी का जिक्र नहीं था, सी का एक अलग अब केस आ गया है, तो उन पार्टीज पे ही बाइंडिंग होगी। और नीचे इसी डेफिनेशन में जो कहा गया था कि जो ट्रस्टीज पे भी बाइंडिंग होगी और उसके बेनिफिशियरीज पे भी बाइंडिंग होगी। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है और उसका एक ट्रस्टी है, अब कोई आके क्लेम करता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और वो बंदा केस जीत जाता है और वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ये जो डिक्लेरेशन है ये एक तो ट्रस्टी पे बाइंडिंग होगी और दूसरा उस बेनिफिशियरी पे भी बाइंडिंग होगी जिसके लिए वो ट्रस्टी था। यानी अगर वो बच्चा छोटा था और उसकी प्रॉपर्टी का कोई ट्रस्टी था और वो ट्रस्टी केस हार जाता है, यानी वो दूसरे की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती है, तो ये डिक्लेरेशन इस बच्चे के लिए भी बाइंडिंग होगी। अब इस टॉपिक का हम क्विक रिव्यू करते हैं। अब सेक्शन 42 कहता है कि अगर कोई भी बंदा उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी का एंटाइटल्ड है और कोई और बंदा उसके राइट को डिनाई कर रहा है और वो प्रॉपर्टी अपनी बता रहा है, तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो बंदा डिक्लेरेशन हासिल कर सकता है सेक्शन 42 के तहत। और बार टू सच डिक्लेरेशन में कहा गया है कि अगर उस बंदे के लिए सिर्फ डिक्लेरेशन ही काफ़ी है तो डिक्लेरेटरी डिक्री यानी सेक्शन 42 के तहत कोर्ट डिक्लेरेशन दे देगी। लेकिन सिर्फ अगर डिक्लेरेशन काफ़ी नहीं है, उसको फर्दर रिलीफ की भी ज़रूरत है, तो वहाँ पर कोर्ट सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं देगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्रॉपर्टी है और कोई उस प्रॉपर्टी को अपनी बता रहा है तो आप उसके खिलाफ डिक्लेरेशन ले सकते हो, कोर्ट आपको डिक्लेरेशन दे देगी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी है और कोई बंदा उस पर कब्जा कर बैठा है और वो अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं देगी। बार तो सच डिक्लेरेशन में यही बताया गया है कि यहाँ पर अगर सिर्फ डिक्लेरेशन देगी तो ये आपके रिलीफ के लिए काफ़ी नहीं है, फिर भी उस बंदे का आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होगा। तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन के साथ साथ परमानेंट इंजंक्शन के लिए भी सूट फाइल कर सकते हो, यानी उसी सूट में परमानेंट इंजंक्शन भी मांग सकते हो कि एक तो ये प्रॉपर्टी मुझे डिक्लेयर कर दो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ इस बंदे के खिलाफ परमानेंट इंजंक्शन का आर्डर निकाल दो, यानी इसको हमेशा के लिए यहाँ से भगा दो कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे ना आए क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है तो वहाँ पर कोर्ट डिक्लेरेशन देगी, लेकिन जहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ साथ फर्दर रिलीफ की भी ज़रूरत हो तो वहाँ पर कोर्ट सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं ग्रांट करेगी, वहाँ आपको फर्दर रिलीफ भी मांगना होगा उस सूट में। फिर कोर्ट डिक्लेरेशन भी देगी और फर्दर रिलीफ जो आपने मांगा है वो भी देगी। फिर सेक्शन 43 में कहता है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन का कौन कौन सी पार्टीज पे असर होगा।
तो इसमें बताया गया है कि जो पार्टीज सूट में शामिल हैं सिर्फ उन्हीं पार्टीज पे इस डिक्लेरेशन का असर होगा और ट्रस्टीज पे असर होगा और ट्रस्टीज के जो बेनिफिशरीज हैं उन पे असर होगा इस डिक्लेरेशन का। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके लॉ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।